और आपका चेकिंग भी होता रहेगा। ओके, स्टेट बोर्ड वाले भाई साहब, आपका यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स कल अपन पढ़ रहे थे। तो आपका जो माइक्रोब्स आपके यूजफुल होते हैं, मतलब जो हमारे फूड में फ्लेवर को बढ़ाते हैं या फूड की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, उनको हम यूजफुल माइक्रोब्स बोलते हैं। कभी कभी आपके मेडिसिन में भी यूज होते हैं, ठीक है। और हार्मफुल माइक्रोब्स विच कैन कॉज सर्टेन डिजीजेस, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली स्टडी। तो यूजफुल माइक्रोब्स में क्या क्या आ जाएंगे, देखो जैसे अगर आप देखोगे लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली क्या होता है? मिल्क इज फर्मेंटेड यूजिंग लैक्टोबैसिली टू प्रिपेयर योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा। ये सब जो आपके भाई साहब मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या आपके भाई साहब, योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड, ये सब के सब एक बैक्टीरिया से बनते हैं जिसको अपन लैक्टोबैसिली बोलते हैं। तो ये मिल्क के मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। सो लैक्टोबैसिली इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंक्रीजेस द फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ मिल्क, ठीक है। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बनते हैं। सो आर दीज यूजफुल? तो आंसर इज यस, वी ऑल कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली दे आर यूजफुल टू अस, ठीक है। प्रोबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स सच एज लैक्टोबैसिली। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं भाई साहब? जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं उनसे बनते हैं लैक्टोबैसिली। दे किल हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रिडियम इन द एलिमेंट्री कैनल एंड ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। क्लॉस्ट्रिडियम क्या होता है? देखो जब भी आप कोई चीज कैन में होती है, कैन में आती है, रैपर में है, उसका देखो एक एक्सपायरी डेट होता है। ये एक्सपायरी डेट मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो कैन है या जो प्लास्टिक में है, उसमें जो हमने पेस्टिसाइड्स ऐड किए हैं या जो हमने वैसा प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स तो नहीं बोलेंगे, प्रिजर्वेटिव्स जो ऐड किए हैं उनका डेट यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है और इसके बाद क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया चालू हो जाएगा। और क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया बेसिकली बहुत हार्मफुली हमको इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है। सो दे किल हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रिडियम इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। हम जब ये खाते हैं, ठीक है, तो ये क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया को मारता है। हेल्प इंप्रूव इम्यूनिटी, इससे इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है। लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, ठीक है, कोकोआ, वेजिटेबल पिकल्स, वाइन्स, सम ब्रेड एक्सेट्रा। लीवेंट फॉडर फर्मेंटेड यूजिंग लैक्टोबैसिली इज ऑफर्ड टू डोमेस्टिक कैटल। तो कल जब हमने देखा कि भाई साहब डोमेस्टिक कैटल को जब हम पालते हैं तो उनमें लीवेंट फॉडर डालते हैं। फॉडर मतलब उनका जो घास फूस होता है उस चारे में भाई साहब इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये आपके फर्मेंटेड होते हैं जो फूड की प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाते हैं, जिससे दे आर एबल टू गिव मोर ऑफ मिल्क, ठीक है। क्लियर है? ओके, जस्ट वन मोमेंट। लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड बाय फर्मेंटेशन। इसको फर्मेंटेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्मेंटेशन होता है भाई साहब आपके ऑप्टिमम कंडीशंस में, ठीक है। तो ये भाई साहब बैक्टीरिया तड़ातड़ फैलता है और अगले 4-5 घंटों में वो दूध का पूरा दही बन जाता है। क्या दही को आप फिर से दूध बना सकते हैं? तो नो। सो इज इट अ केमिकल चेंज? डेफिनेटली यस, ठीक है। हाउ इज इट कॉज? बाय फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फीचर है, ठीक है। लैक्टिक एसिड रिड्यूसेस द पीएच ऑफ मिल्क। आपने देखा रहेगा कि अगर आपको एसिडिटी हुई रहेगी तो डॉक्टर्स बहुत बार बोलते हैं कि गर्म दूध मत पीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंज्यूम करते हैं तो मिल्क में थोड़ी बहुत एसिडिटी होती है जिससे आपका एसिडिटी बढ़ सकता है। लेकिन उसी जगह पे आप दही का कंजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप दही कंज्यूम करते हैं तो पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है। पीएच होता है आपका एसिडिक कंटेंट, ठीक है। जैसे ही ये लैक्टोबैसिली वैसा दूध में आता है तो आपका पीएच वैल्यू थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। पीएच वैल्यू गेट्स रिड्यूस्ड, हेंस इट इज सेफर फॉर कंजम्पशन इफ योर स्टमक इज नॉट दैट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। ओके, इट रिड्यूसेस द पीएच ऑफ मिल्क, कॉजेस कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। ऐसा जम जाता है ना ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोएगुलेशन। ये मिल्क है, मिल्क में से पार्टिकल्स जम गए, ऐसे दही जम गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। कोएगुलेशन रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क, ठीक है। एज अ रिजल्ट योगर्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? ये रूट नोड्यूल्स हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स के भाई साहब। आपका चिकपीस हो गया, मतलब जो आपके छोले होते हैं, या पालक हो गया, ऐसे जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया। बड़ी कमाल की बात यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी ना ही किसी प्लांट और ना ही किसी एनिमल में यह हैसियत है कि उस नाइट्रोजन को यूज कर ले। वी आर नॉट केपेबल टू यूज दैट नाइट्रोजन। एक छोटा सा बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को यूज कर सकता है, ठीक है।
और इससे प्लांट को क्या फायदा होता है, जब ये नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करता है तो उसमें क्या होता है भाई साहब, ये नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और यही प्लांट्स फिर क्या करेंगे, उन नाइट्रेट्स को अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पूरे फूड चेन में प्रोटीन यहां से आता है, एक छोटे से बैक्टीरिया से, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के साथ प्लांट का किस तरीके का रिलेशन है भाई साहब, आदान प्रदान का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। मतलब ये प्लांट को क्या बनाकर दे रहा है, प्रोटीन्स, और प्लांट इसको बदले में क्या देगा, प्रोड्यूस फूड। प्लांट फोटोसिंथेसिस से फूड बना सकता है, बैक्टीरिया नहीं बना सकता। तो बैक्टीरिया को हम क्या सप्लाई करेंगे, जो प्रोड्यूस फूड है, और बैक्टीरिया हमको बदले में क्या देगा, मतलब आपका प्रोटीन्स या जो सोल्यूबल नाइट्रेट्स है वो देगा। तो ये आदान प्रदान के रिलेशनशिप, इसीलिए आपने सुना रहेगा कि पालक खाया कीजिए या छोले में बहुत प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन का कंटेंट कहाँ से आ रहा है, इस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन से आ रहा है भाई साहब। हमारे फूड चेन में यहाँ से प्रोटीन की एंट्री होती है, वरना पूरे एनिमल और प्लांट किंगडम में ऐसा कोई भी स्पीशी नहीं है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज कर पाए, ठीक है। यहां से शुरुआत होती है प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन की। इट्स अ वेरी स्मॉल बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इन द एंटायर फूड चेन, ठीक है। प्रोटीन जिसके बिना हम चल नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में रोज हजारों की तादाद में सेल्स मर रहे हैं और रिप्लेस हो रहे हैं, तो नए सेल्स जनरेट ही नहीं होंगे जब तक आपका प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोटीन से आपका ग्रोथ होता है, प्रोटीन से आपके नए सेल्स जन्मते हैं। तो ये प्रोटीन जो है हमारे फूड सिस्टम में कहां से आ रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, ठीक है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, दिस इज कमिंग फ्रॉम दीज रूट नोड्यूल्स, जो सिंपल आपका बैक्टीरिया है। केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सिर्फ ऐसे टाइप के बैक्टीरिया। इसीलिए जो खेती बाड़ी करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं भाई साहब, पालक की खेती करने के बाद उनके रूट्स को ऐसे ही रहने देते हैं या उनको और छिड़का देते हैं। जैसे ही छिड़काएंगे, क्योंकि उन रूट्स में क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाएगा, अरे प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा। तो जो लोग फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो उनमें से ऐसे इन रूट्स को काट करके, अगर फार्मिंग हो गई तो इन रूट्स को काट के और ज्यादा छिड़का देते हैं, ठीक है, ओके। राइजोबिया सप्लाइज नाइट्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स टू द प्लांट एंड इन एक्सचेंज गेट एनर्जी, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है, आदान प्रदान वाला, ठीक है। हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम भाई साहब जितना इस तरीके के रूट नोड्यूल्स को छिड़केंगे, सॉइल में नाइट्रेट्स का कंटेंट बढ़ेगा, और इस नाइट्रेट्स के कंटेंट के बढ़ने के चलते क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, मोर ऑफ अब्जॉर्प्शन विल हैपन, ठीक है। आपके एमिनो एसिड्स या आपके जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा अब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। मैडम उधर ले लीजिए, इन लोग देख नहीं पा रहे हैं वो। आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो ये आपका फार्मर्स लोग करते ही हैं, ठीक है। क्या हो गया, सीड्स में अपन क्या करते हैं, सीड्स को डुबो के रखते हैं राइजोबियम फ्लूइड में, ठीक है। राइजोबियल इनोकुलेशन इज द प्रोसेस इन विच सीड्स आर कोटेड विद राइजोबियल सॉल्यूशन और पाउडर एंड सोड, रिजल्टिंग इन सब्सिक्वेंट एंट्री ऑफ राइजोबिया इनटू द प्लांटलेट्स। तो राइजोबिया इनमें एंटर हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है, ओके। ईस्ट क्या होता है भाई साहब, ईस्ट इज बेसिकली, आपने देखा रहेगा डीमार्ट वगैरह जाएंगे तो ईस्ट का पैकेट मिल जाएगा। ईस्ट के पैकेट से आप क्या क्या कर सकते हैं, फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बेसिकली एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट एक ऐसा प्राणी है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसीलिए ऐसा लोग सोचते हैं कि शायद दूसरे प्लैनेट्स जिसमें एयर नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है, क्या वहां पे ईस्ट सर्वाइव कर सकता है, सो आंसर इज यस, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे कि भाई साहब ऑक्सीजन अगर नहीं है तो प्राणी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, नो, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन सर्वाइव इवन विदाउट ऑक्सीजन एंड ईस्ट इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो आपका देखो, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज, जैसे आपने समझ लो ये ग्रेप्स है, इस ग्रेप्स को क्रश किया और फर्मेंटेशन, ऐसे बैरल्स होते हैं, उसमें क्रश्ड ग्रेप्स और उसके जूस को डाल दिया और साथ में ईस्ट डाल दिया, और दुनिया की सबसे महंगी चीज तैयार हो जाएगी जो है दारू, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब वाइन तैयार होता है, ठीक है। हार्वेस्ट हुई, क्रशिंग हुई, बैरल्स में डाल दिया जाता है और फर्मेंटेशन। जितनी पुरानी दारू उतना उसका कॉस्ट, क्यों, क्योंकि फर्मेंटेशन में उतना ही आपको केयर टेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो जितना
ओल्ड होता है वाइन या जितना ओल्ड होता है आपका अल्कोहल, उतना ज्यादा उसका प्राइस होता है, द मोर इज द प्राइस, ठीक है। और फिर आपका भाई साहब एजिंग से फिर से आप भाई साहब इसको फर्मेंट, तो फर्मेंटेशन का जो सबसे महंगा प्रोडक्ट है वो है अल्कोहल। अदरवाइज और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका इडली, ठीक है, जैसे आपका जलेबी, ये सारी चीजें जो हैं वो सड़ाई गई हैं, ठीक है। किसी ने जलेबी बनाया है भाई साहब? नहीं, मन में तो सब जलेबी है भाई साहब, ठीक है। तो आपके जलेबी जो बनता है वो मैदे को हम भिगो के रखते हैं, उसमें ईस्ट बन जाता है, ठीक है। उस मैदे को जब हम कढ़ाई के तेल में डालते हैं, दूसरे दिन रात भर उसको भिगो के रखा जाता है ईस्ट के साथ, और फिर दूसरे दिन जब आप उसको कढ़ाई में डालते हैं तो एक्चुअली वो सड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो उसका फूलना होता है, इट एक्चुअली बेसिकली एक्सपैंड्स, और उसको फिर हम चीनी के चाशनी में डुबो देते हैं, जिससे क्या होता है कि चीनी का जो रस है वो उसके अंदर घुस जाता है, ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट टेस्ट स्वीट, ठीक है। तो ये क्या ही होता है कि उसके अंदर ऐसा जाता है क्योंकि वो अपने साइज से काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका ईस्ट फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जो ब्रेड आप खाते हैं, जो पाव आप खाते हैं, वो भी ऐसा ही है, वो होता है आटे का गोला। आटे के गोले को भाई साहब हमने ईस्ट के साथ मिला दिया और अगर रोस्ट किया तो वो भी ऐसा फूल जाएगा, ठीक है, इट इंक्रीजेज द साइज। ब्रेड हो गया, केक हो गया, इन सब में भाई साहब साइज का इंक्रीज होता है, फ्लेवर का भी, और ये इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट ऐड करते हैं आप उसमें। ईस्ट बेसिकली इंक्रीजेस द फ्लेवर, ठीक है। सो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज बेसिकली फर्मेंटेशन का प्रोसेस। अगर आपको भाई साहब सुबह इडली बनाना है तो आप उसको भिगो के रखेंगे, है ना, तो ये भिगो के रखने के प्रोसेस में क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच द फर्मेंटेशन हैपेंस, ओके। So wine production made by the process of fermentation, sugars present in grapes such as glucose and fructose are fermented by using yeast, results in the production of alcohol. Alcohol obviously is used for making wine. ब्रेड प्रिपरेशन जो होता है आपका, प्रिपेयर्ड डो, डो मतलब जो आटे का गोला होता है भाई साहब, ठीक है, उसमें आपने ईस्ट मिला दिया, उसको रख दीजिए भाई साहब, वो उसको जैसे ही बेक करने जाएंगे वो फूल उठेगा क्योंकि ईस्ट का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। Okay, so prepared dough rises because yeast cell carry out fermentation and release. जब भी yeast cell fermentation करते हैं तो obviously वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि गैस है, तो ये भाई साहब ये समझ लो आटे का गोला है, जब आप इसको रोस्ट करेंगे तो ईस्ट भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और ये ऐसे फूल जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रेड के बीच में स्पेसेस होते हैं ऐसे होल्स, ठीक है, वो होल्स एक्चुअली क्या हैं, वो इसलिए क्रिएट हुए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़े पैमाने पे इवॉल्व हुआ है क्योंकि उसके अंदर था ईस्ट, और ईस्ट जब एक्सपैंड होगा तो ये भाई साहब ऐसे भर जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। Gases cause an increase in the volume of dough, makes bread spongy on baking. Microbes used in bioremediation, ठीक है, absorbs toxins released during the production of palm oil and heavy metals and minerals released during industrial process. Bioremediation क्या होता है भाई साहब, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें टॉक्सिन्स एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन टॉक्सिन्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज Arabia lapatica. It absorbs toxins released during the production of palm oil and heavy metals and minerals released during industrial processes. Saccharomyces cerevisiae, absorption of pollutants like arsenic. आर्सेनिक हमारे वाटर में अगर आ जाता है तो बहुत भयंकर हो सकता है, और आर्सेनिक पोल्यूशन अभी बढ़ रहा है, ठीक है। इसको अगर हमने वाटर में डाल दिया तो ये आर्सेनिक को खा जाएगा, आर्सेनिक को खत्म कर देगा। आर्सेनिक इज अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, ओके। Alkanivorics, a bacteria used to clean oil spills in oceans. आपने देखा रहेगा ऑयल ओशंस में बहुत बड़े बड़े ऑयल वेल्स डाले जाते हैं, ठीक है, ये ओशन से ऑयल निकालते हैं। अभी ओशंस में जो वाटर है वो भाई साहब आपका सॉल्ट वाटर है और उससे रस्टिंग होती है। ये जो ऑयल के पाइप्स हैं, ये आयरन के पाइप्स हैं, पूरे टाइम भाई साहब पानी के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली रस्टिंग होगी, रस्टिंग होगी तो इसमें होल्स होंगे, और होल्स होंगे तो इसमें से ऑयल बाहर निकलेगा, और ये जब ऑयल बाहर निकलेगा तो वो मरीन क्रीचर्स के लिए डेंजरस हो जाएगा। जहां पे भी ऑयल स्पिल होता है वहां पे अगर हम एल्कानिवोरिक्स को छिड़क देते हैं तो वो ऑयल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इस ऑयल को स्पिल नहीं होने देते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड टू क्लीन ऑयल स्पिल्स इन ओशंस, ठीक है। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो अभी हम कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। इनको अपन एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। देखो, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जब आपको एंटीबायोटिक देता है तो एक्चुअली में क्या कर रहा है वो, व्हाट इज इट गिविंग, आपके
शरीर के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं जिनको हम दवाई से नहीं मार पा रहे हैं, ठीक है। जब कुछ शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो फाइट चालू होती है, हमारी आर्मी इनके साथ फाइट करती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आर्मी इनके साथ फाइट करने में कैपेबल नहीं होती है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे आर्मी को बुलाना पड़ेगा। और ये दूसरा आर्मी, कभी किसी कैप्सूल को खोला है आपने, तो कैप्सूल के अंदर जो पाउडर है वो एक्चुअली पाउडर नहीं है, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं और इस फाइट को और ज़ोर से जारी रखते हैं, क्योंकि उनके लिए वो वाला ऑर्गेनिज्म खाना है, ठीक है। उसको पकड़ के वो खा जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके अंदर आ रहे हैं तो इनका भी एक उपद्रव आपके अंदर मचेगा, ठीक है, आपके बॉडी के लिए। इसीलिए आप देखोगे जब भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है तो साथ ही साथ गैस या लूज मोशन के टैबलेट्स भी देता है, क्योंकि जब ये एंटीबायोटिक आपके अंदर आते हैं तो इनका एक प्रभाव आपके शरीर के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि है तो ये फॉरेन एलिमेंट्स, ठीक है। तो हो सकता है लूज मोशंस हो, या हो सकता है पेट खराब हो, या हो सकता है इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो, इसीलिए डॉक्टर आपको डाइजेशन के टैबलेट्स साथ में देता है, ठीक है। सो ये एंटीबायोटिक्स कभी भी डॉक्टर के सुझाव के बिना नहीं लेना चाहिए। आपको लगता होगा यार पिछली बार मेरे को सर्दी खांसी हुआ था तो ये वाला एंटीबायोटिक मैंने लिया था, इस बार भी ले लेता हूँ विदाउट गोइंग टू द डॉक्टर, इट कैन एक्चुअली प्रूव फेटल टू योर हेल्थ, ठीक है। लेट द डॉक्टर एग्जामिन। भाई साहब उसने 7-8 साल का पढ़ाई किया है, प्रैक्टिस की है, उसके बाद वो डॉक्टर बना है। सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बियॉन्ड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन्स टू पेशेंट्स, ठीक है। सो डोंट बी अ डॉक्टर योरसेल्फ एंड गेट एंटीबायोटिक्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जब हॉस्टल में था तो मैंने किसी को एंटीबायोटिक दिया था, ठीक है। अभी ये बंदे को भाई साहब उसको लगता था कि इसके पेट में बहुत कीड़े हैं, ठीक है, लगता था कि ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो इसने मेरे को बोला कि यार बहुत परेशान हूँ, तो मेरे को एक दवाई का नाम मालूम था, मैंने उसको बोल दिया जा रहा खरीद ले। उसने भाई साहब दवाई ढलक ली, मतलब उस दवाई को ना इतना बड़ा होता है उसको पूरा एक साथ ही पीना पड़ता है। इसने भाई साहब पी लिया। अगले 4-5 घंटे में इसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, पूरा स्वेटिंग हो रहा था। मैं भागता हुआ इसको हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बोला कुछ खाया है क्या इसने? मैं बोला नहीं भाई साहब कुछ नहीं खाया, हमारा जो हॉस्टल में खाना होता है नॉर्मल खाना है वही खाया है। बोला नहीं कुछ तो बहुत गड़बड़ हुआ है, ठीक है। मैंने तब बोला कि भाई हाँ ये मेडिसिन था। तो किसने बोलना ये देने के लिए? मैंने बोला अगर इसको कुछ हो गया ना तो तू जाएगा जेल में। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला भाई इसको ना ये गैस का पेशेंट है, इसको बहुत हाई गैस है, इसमें हम ये दवाई इसको दे ही नहीं सकते हैं। किसने बोला तुमको ये देने के लिए? मैंने बोला ये एंटीबायोटिक था। उसने जो बोला मैं दे दिया मैंने। मतलब पागल, कुछ भी हो सकता है इसमें, ऐसे ही हम डॉक्टर बनने बैठे हैं क्या, ठीक है। तो उसने तभी मेरे को बोला था कि कभी भी एंटीबायोटिक कभी भी हम अपने से ना ही किसी और को देना चाहिए, ना ही खुद पे व्यवहार करना चाहिए, अनटिल अनलेस यू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि वो उल्टा असर हो गया था। हाँ वो इंसान बच गया, ठीक है। तो मतलब अगले 4-5 घंटों में उसकी हालत ठीक हो गई, कुछ मतलब डॉक्टर्स ने ठीक किया उसको। तो बट दिस कैन बी रिस्की, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में जाते तो हैं लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मारने जाते हैं, ठीक है। ओके, एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, हाउएवर सम कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कुछ दवाई ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंजा के वायरस को भी मारेंगे, जो भाई साहब आपके कोल्ड एंड कॉफ के वायरस को, तो बहुत सारे वायरसेस को एक साथ मार सकते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये अगर हमारे शरीर में जाते हैं तो बहुत सारे सिमिलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्रोटोजोन्स या बैक्टीरियाज को मार सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जैसे एम्पिसिलिन, एमॉक्साइलिन, टेट्रासाइक्लिन। एमॉक्साइलिन जो आप देखेंगे जब भी आपको सर्दी खांसी होती है जनरली ये एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर्स देते हैं। एमॉक्साइलिन कैप्सूल्स होते हैं ये, या एमॉक्साइलिन टैबलेट्स होते हैं। ये बेसिकली एंटीबायोटिक है। किसी टैबलेट को अगर आप खोल के ऐसे देखोगे ना तो उसमें भी ऐसा पाउडर निकलेगा, ये पाउडर मतलब वो बैक्टीरिया ही है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स एक्टिंग अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नैरो, मतलब एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट जो काम करे, सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो काम करे, उनको अपन क्या बोलते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। पेनिसिलिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, दीज आर बेसिकली यूज्ड। तो पेनिसिलिन को कैसे हमने मैन्युफैक्चर किया, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी पोस्ट। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही वाज द पर्सन टू हैव डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, इसको अपन बोलते हैं पेनिसिलियम, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सच एज
स्टेप्टोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्टेप्टो, ये सब आपके अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक एंटीबायोटिक डिस्कवर किया जिसका नाम था क्या, पेनिसिलिन, यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन। ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं, ज्यादा करके बैक्टीरिया यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है, ईयर से, नोज से, ठीक है। तो थ्रोट एंड स्किन डिजीजेस लाइक न्यूमोनिया, बहुत ड्रेडफुल डिजीज है ये, न्यूमोनिया एक किलर डिजीज है, ठीक है। एंड पेनिसिलिन इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट इट। स्कारलेट फीवर, ये भी भाई साहब आपका ठंडी से होता है। दीज आर वेरी ड्रेडफुल डिजीजेस, पहले इनके इलाज नहीं होते थे लेकिन अब वी कैन ट्रीट देम, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब, ये अटक हो गया। भाई साहब आपका पेनिसिलिन, ओके। नाउ लेट्स लुक एट प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। शुड नॉट बी टेकन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। वी शुड नेवर बी टेकिंग एंटीबायोटिक्स विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जब तक भाई साहब एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक एंटीबायोटिक्स मत लीजिए। प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स मस्ट बी कंप्लीटेड। अभी देखो, जैसे आपको डॉक्टर ने 6 दिन की दवाई दी है, आपने 4 दिन में उसको खत्म कर दिया, वो घूम कर आएगा भाई साहब, अरे ठीक हो गया भाई साहब, नाचो, ठीक है। तो अगर आपने जो, क्योंकि डोज होता है भाई साहब, एक डिजीज का एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक डोज होता है, अगर उस डोज को आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो वो बीमारी घूम कर आएगी। कुछ कुछ बीमारियों का तो भाई साहब 7 दिन में इलाज हो जाता है, कुछ कुछ 6 महीने तक खिंच जाती हैं, जैसे टीबी एक बीमारी है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। इसमें जो दवाई होती है वो आपकी 6 महीने तक चलती है, और अगर आप 6 महीने में बंद कर देते हैं, 1-2 महीने में ही, तो भाई साहब वो फिर से घूम कर आएगी, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स। तो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मस्ट बी कंप्लीटेड, शुड नॉट सजेस्ट एंटीबायोटिक्स टू अदर्स। जेल जा सकते हैं आप, ठीक है, मैं जाने वाला था, ठीक है। तो ये आपका, आप इसको दूसरों को सजेस्ट मत कीजिए, ना ही खुद पे इस्तेमाल कीजिए जब तक डॉक्टर्स नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑयल स्पिल्स इन ओशंस कैन बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ कौन सा बैक्टीरिया, बताइए, एल्कानिवोरैक्स, ठीक है। इससे आपका भाई साहब ऑयल स्पिल्स इन ओशंस कैन बी कंट्रोल्ड। स्टेट वेयर द गिवन ट्रीटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। लैक्टोबैसिली आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। योगर्ट आर्काइव्स सार टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एसिड, लैक्टिक एसिड। योगर्ट, जो भी दूध से प्रोडक्ट बनते हैं उसमें भाई साहब लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड, ओके। फाइंड द ऑड वन आउट, लैक्टोबैसिलस, राइजोबिया, ईस्ट, क्लोस्ट्रोडिया। लैक्टोबैसिली हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि ये दूध के प्रोडक्ट्स बनाता है, योगर्ट, श्रीखंड वगैरह, ठीक है। राइजोबिया हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि ये प्लांट्स के लिए नाइट्रेट सप्लाई करता है, ठीक है। ईस्ट भी हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि इससे बहुत सारे यूजफुल चीजें बनती हैं, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजफुल। क्लॉस्ट्रीडियम क्या होता है, व्हाट इज क्लॉस्ट्रीडियम, दिस इज अ वेरी हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। ये अगर आपके किसी भी कैंड फूड में आ जाता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रीडियम हमारे लिए क्या हो गया, हार्मफुल बैक्टीरिया। ऑल दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लॉस्ट्रीडिया आर हार्मफुल बैक्टीरिया whereas rest are all useful microorganisms. What are carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms called, these are called as antibiotics. Harmful microorganisms, microbes that destroy certain articles, microscopic spores of fungi present in here. आपका देखो अभी बरसात का मौसम चल रहा है और अक्सर आप देखोगे कि आपके जो बेल्ट है या वॉलेट है, जो चमड़ों से चीजें बनी हुई हैं, वो उसमें एक व्हाइटिश सा लेयर डिपॉजिट हो जाता है। सो दीज आर नोन एज मॉसेस, ठीक है, दीज आर नोन एज मॉसेस। माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगाई आर प्रेजेंट इन एयर। इन रेनी सीजन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम, दिस फेवर्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई। तो फंगाई भाई साहब बढ़ता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं, ठीक है, इन रेनी सीजन। स्पोर्स जर्मिनेट ऑन लेदर आर्टिकल्स सच एज शूज, बेल्ट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक गनी एंड जूट बैग्स, ठीक है। फंगल हाइफे पेनिट्रेट डीप इन द सर्टेन आर्टिकल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो ये भाई साहब डीप जाते हैं टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ठीक है, ओके। ड्यू टू फंगल ग्रोथ दीज आर्टिकल्स डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग एज दे वियर ऑफ एंड बिकम वीक। तो धीरे धीरे आपके जो बेल्ट है या वॉलेट है, अगर उसको आपने पॉलिश नहीं किया या उसको ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा, इट विल अल्टीमेटली रेंडर आउट, ठीक है, ओके। माइक्रोब दैट स्पॉइल फूड, अभी हम देखेंगे स्पॉइल फूड। ब्लैक पाउडर और व्हाइट डिस्क फ्लोटिंग ऑन द पिकल
मुरब्बा, ठीक है, जैम, सॉस, चटनी एक्सेट्रा आर फंगाई। तो आपने देखा रहेगा ऐसा फंगाई कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ये फंगाई बेसिकली फूड को, टेस्ट को पूरा पूरा खराब कर देता है एंड द फूड बिकम्स इनकंज्यूमेबल, इसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। These fungal species obtain nutrition from pickle और मुरब्बा for their growth and reproduction. During this, the fungi secretion mycotoxins which are poisonous chemicals. तो ये आपके भाई साहब बहुत poisonous chemicals होते हैं। एक बार फंगस अगर फूड पे लग गया, we cannot consume that food. So destruction of food is one thing which happens due to harmful microorganisms. ठीक है, okay. Such toxins spoil the food. They can cause food poisoning if consumed. Clostridium क्या होता है? देखो, जब आप किसी फूड में प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं तो उन प्रिजर्वेटिव्स का एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। जैसे जैम हो गया या आपका भाई साहब कोई भी पिकल हो गया, इन सब चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। उस प्रिजर्वेटिव्स के लाइफ के बाद क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया डेवलप होना चालू हो जाता है। तो ऑल कैंड फूड्स एंड पैकेज्ड फूड्स हैव अ सर्टेन एक्सपायरी डेट। व्हाट डू बी एक्चुअली मीन बाय द एक्सपायरी डेट? आफ्टर द एक्सपायरी डेट क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया स्टार्ट्स डेवलपिंग इन दैट फूड, ठीक है, एंड कॉजेज द फूड टू बिकम पॉइजनस, ठीक है। समटाइम केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू कम्युनिटी फीस्ट। जब कोई बहुत बड़े पैमाने पे कोई कम्युनिटी फीस्ट हो रहा होगा, मेला चल रहा होगा, लोगों का खाना पीना चल रहा होगा, कभी कभी बहुत बड़े पैमाने पे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो फूड को यूज़ किया गया या जो तेल को यूज़ किया गया, जो भी यूज़ किया गया, उसमें क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ओके। वेरियस अदर बैक्टीरिया एंड फंगाई कैन ऑल्सो रिजल्ट इन फूड स्पॉइलेज, ठीक है। इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड, इट माइट गेट कंटैमिनेटेड विद बैक्टीरिया कॉजिंग फूड स्पॉइलेज। Water contaminated with various harmful bacteria is used for food preparation may also cause food poisoning. The bacteria are rod shape. ये Clostridium bacteria होते हैं और ये food poisoning cause करता है। इसके लिए आपके हेल्थ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, कभी कभी it can prove fatal, ठीक है। Produce bottle shaped endospores in adverse environmental conditions, cannot withstand normal oxygen levels in air and grow anaerobically, ठीक है। ये anaerobic, इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। क्लॉस्ट्रिडियम हो गया, ईस्ट हो गया, दे एक्चुअली आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक्ड फूड आर क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है। स्टेट वेयर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फंगाई रिलीजेस माइकोटॉक्सिन इनटू द फूड मेकिंग इट पॉइजनस, इज इट करेक्ट? ट्रू भाई साहब, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडिया कैन नॉट विथस्टैंड नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स इन एयर एंड ग्रोज एरोबिकली, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? अनएरोबिकली होगा, तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। मतलब अनएरोबिकली मतलब एयर की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फॉल्स। अगर यहाँ पे अनएरोबिकली लिखा रहता तो ये ट्रू हो जाता था। तो कैन नॉट विथस्टैंड नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स, इट इज करेक्ट, बट इट ग्रोज अनएरोबिकली, मतलब विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एयर इट कैन ग्रो, ठीक है। सो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्लॉस्ट्रिडिया कैन नॉट विथस्टैंड नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स इन एयर टिल एयर, इट इज करेक्ट, एंड ग्रोज अनएरोबिकली, ठीक है, ओके। Choose the correct word. Black powder or white discs floating on pickle, murabba, jam, sauce, chutney, etc. are called fungi. ठीक है, okay. The spread and prevention of diseases. तो आप देखो भाई साहब, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एड्स जो एक डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय वायरस थ्रू ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस, ठीक है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक रीजन है व्हाई एड्स स्प्रेड्स। कभी कभी जो लोग चरस गांजा वगैरह लेते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो जो इंजेक्शन लगाते हैं, एक ही इंजेक्शन भाई साहब पास हो रहा है, ठीक है। और किसी उनमें से कोई अगर एड्स पेशेंट हुआ तो सबको हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ एड्स स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल। इसलिए देखो, जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो वो इंजेक्शन भाई साहब फेंक देता है, फिर दूसरा नया इंजेक्शन खोलना पड़ता है। दैट इज एज पर द मेडिकल काउंसिल लॉज, ठीक है। हेपेटाइटिस, ये आपका जॉन्डिस होता है, ये वायरस से होता है। अगर हमने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम किया तो इसका भाई साहब उपाय क्या है? क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। इन्फ्लुएंजा जो आपके भाई साहब ठंडी वायरस है, कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, बहुत सर्दी खांसी अगर आपको हुई रहेगी तो आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है। पर्सनल हाइजीन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, ठीक है, वायरस से होता है, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। चिकन पॉक्स एक ऐसा बीमारी है जो एक बार हो जाना अच्छा है, इट इज गुड, ठीक है। आप जीवन भर के लिए उससे इम्यून हो जाते हैं, और चिकन पॉक्स का कोई इलाज नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो काढ़ा देगा, उससे और बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है, ये वायरस जब हमारे अंदर आता है तो बॉडी की ट्रेनिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जिसको एक बार चिकन पॉक्स हुआ है तो उसके बाद उसको वायरस नहीं आता है।
आप सब में कितने लोगों को हो चुका है? गुड, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, आप इम्यून हो चुके हैं, ऑलमोस्ट इम्यून हो चुके हैं। इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी ली जा सकती है कि अगर आगे आपको कभी होगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इनकाउंटर इस वायरस से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की परफेक्ट ट्रेनिंग हो चुकी है। नाउ इट कैन हैंडल ऑन इट्स ओन विदाउट एनी मेडिसिन। जैसे चिकन पॉक्स का वायरस आएगा उसको धड़ दबोच के पटक देंगे, ठीक है। आपके एंटीबॉडीज अभी जनरेट हो चुके हैं, दे कैन फाइट ऑन इट्स ओन विदाउट एनी मेडिसिन, ठीक है। सो कुछ कुछ चीज़ों से हम खुद ही इम्यून हो जाते हैं। वैक्सीनेशन, अनकंटामिनेटेड फूड, वाटर, क्लीन फूड, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ठीक है, वायरस, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स, पर्सनल हाइजीन, हैविंग प्रॉपरली कुक्ड मीट, ठीक है। डेंगू जो आपका बहुत सब मस्क्यूटो बाइट से फैलता है। क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग्स, प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, जमे हुए पानी को भाई साहब, ठीक है, मस्क्यूटो कंट्रोल। निमोनिया ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। जब आप छींकते हैं, खांसते हैं तो ये एयर में स्प्रेड होता है, एंड एनी पर्सन हु कम्स इनटू दैट स्फीयर ऑफ एयर एक्चुअली गेट्स कंटामिनेटेड। वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। लेप्रेसी, लेप्रेसी कुष्ठ रोग बोलते हैं, ठीक है, ये भी बैक्टीरियल होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बहुत दिनों से अगर कॉन्टैक्ट रहता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के तो आपका लेप्रेसी हो सकता है। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स। मलेरिया तो ये भी अगेन मस्क्यूटो बाइट, अनक्लीन सराउंडिंग्स, क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग्स, प्रिवेंटिंग। इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, मलेरिया का कोई वैक्सीनेशन नहीं है, पहले से आप तैयारी नहीं कर सकते, ये जब होगा तभी उसका ट्रीटमेंट चालू किया जा सकता है, ठीक है। कॉलेरा ये भी एक डेडली डिजीज है। पहले के ज़माने में भाई साहब गांव के गांव गायब हो जाते थे, लोग मर जाते थे, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज था ये। बैक्टीरिया इसका रीजन है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंज्यूमिंग ओनली क्लीन फूड एंड वाटर इज द ओनली रेमेडी। डैंड्रफ, रिंगवॉर्म, स्केबीज ये स्किन रिलेटेड डिजीजेज हैं। फंगाई इज अगेन द रीजन। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और हिज और हर बिलोंगिंग्स। पर्सनल हाइजीन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। वैक्सीन क्या होता है भाई साहब? डिजीज कॉजिंग वायरस। तो आपका जब कोई वैक्सीन लगता है तो एक्चुअली जो वायरस होता है वो आपके अंदर डाला जा रहा है, लेकिन वीक वायरस डाला जा रहा है ताकि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हो। वैक्सीन में कोई मेडिसिन आपके अंदर नहीं जा रहा है। वैक्सीन एक्चुअली मीन्स दैट डेड और ऑलमोस्ट डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पम्प्ड इनटू योर सिस्टम सो दैट योर बॉडी जनरेट्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, ठीक है। वैक्सीन इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज बेसिकली अ माइक्रोबियल, एक ऐसा वायरस का फ्लूइड है जो आपके अंदर डाला जा रहा है, ऑलमोस्ट डेड, ठीक है। ओके, सो डिजीज कॉजिंग वायरसेस और बैक्टीरिया आर ग्रोन एंड एंटीजन जनरेशन होता है, ठीक है। एंटीजेंस आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल्स एंड यूज्ड टू क्रिएट द वैक्सीन। ये एंटीजेंस को आइसोलेट करके फिर एडजुवेंट, स्टेबिलाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, इसमें प्रिजर्वेटिव स्टेबिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं ताकि ये बॉडी में फैले ना, उल्टा आपके बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज जनरेट हो, ठीक है। वैक्सीन्स आर कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड, ठीक है। तो ये जब आपके अंदर जाता है तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती है। इससे क्या होगा कि इसी बीमारी का जब पावरफुल वायरस आपके अंदर जाएगा, आपकी बॉडी की ट्रेनिंग हो चुकी होगी, ठीक है, सो वो फाइट कर पाएगा। सो वैक्सीनेशन इज नथिंग बट ट्रेनिंग योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। मोटे मोटे तौर पे इसको समझ लीजिए कि आपको मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है आपके बॉडी को कि जब एक्चुअल वायरस की एंट्री होगी तब वो अपने आप ही उसको डील कर ले, ठीक है। लाइव, वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस। तो यहाँ पे देखो लाइव, बहुत वीक या ऑलमोस्ट किल्ड पैथोजेंस कैन बी यूज्ड एज वैक्सीन्स, ठीक है। पैथोजेंस यूज्ड इन वैक्सीन प्रोडक्शन नीड टू बी सेफली स्टोर्ड सिंस इफ दे आर रिलीज्ड इन एयर, और यही हुआ था कोरोना में, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाइना में जो आपका लैब था जहां पे कोरोना की टेस्टिंग हो रही थी वहां से ये रिलीज हुआ था वायरस, ठीक है। देन दे मे spontaneously spread to various places and cause diseases before the necessary vaccine is available, ठीक है। तो ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। इन्फेंट्स हैव वीक इम्यूनिटी एंड हेंस नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस बाय वैक्सीनेशन। इसलिए अगर आप किसी छोटे बच्चे को मतलब खिला रहे हैं या गोदी में ले रहे हैं या उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट आप अपने मतलब कोई हैंड सैनिटाइजर वगैरह प्रॉपरली यूज़ करें, ठीक है। उसके इम्यूनिटी अभी बहुत वीक है, ठीक है, तो उसको आप बहुत सारे डिजीजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके पहले साल में लगभग 24 इंजेक्शन्स उसको लगेंगे, धीरे धीरे वो वैक्सीनेशन होगा, धीरे धीरे उसका बॉडी स्ट्रांग होगा, लेकिन उस दरमियान अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो उसके लिए फेटल हो सकता है, ठीक है। इट कैन एक्चुअली प्रूव फेटल, ठीक है। ओके भाई साहब, चेक योर ग्रास्प। व्हाट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा? कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर नॉट कॉज बाय वायरस, वायरस है भाई साहब, ये लेप्रेसी बैक्टीरियल डिजीज है, डेंगू वायरस, स्केबीज ठीक है, कॉलेरा आपका बैक्टीरियल डिजीज है, मीजल्स, तो लेप्रेसी, स्केबीज एंड कॉलेरा दीज आर बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज, रेस्ट ऑल आर वायरल डिजीज। कैन मस्किटो बाइट्स स्प्रेड लेप्रेसी, आंसर इज नो, ठीक है, आंसर इज नो, ठीक है, ओके। स्टेट whether the given statements are true or false. Consumption of clean food and water is preventive measure for malaria, no. Prevention of water stagnation in your surroundings and breeding of mosquitoes is a preventive measure for malaria, ठीक है, okay. Dengue and malaria are viral diseases spread through mosquitoes, so the answer is true, ठीक है, अच्छा, और viral diseases spread through mosquitoes, why? oh sorry, मलेरिया आपका प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोवन एक मतलब कीड़े की तरह होता है, ठीक है, तो एनोफिलस मस्क्यूटो के अंदर होता है वो, और ये रिलीज होता है। डेंगू एक वायरल डिजीज है, ठीक है, बट मलेरिया इज अ प्रोटोजोवन डिजीज, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब द एंटायर चैप्टर इन अ नटशेल है। थैंक यू, हो गया रे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई साहब।